तो रिस्क जो है यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग डिस्क्लोजर टू डेंजर। ठीक है, तो रिस्क जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर डेंजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो रिस्क जो है सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बेस होता है, चांसेस बेस होता है, हमें यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती कि रिस्क पक्का आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक डेंजर सी सिचुएशन। अब प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, उसके लिए कहते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग। अगर एक प्रोजेक्ट रिस्क की बात की जाए तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं, किन किन चीजों पे रिस्क आ सकता है। व्हाट इज द लाइकलीहुड, अगर अब रिस्क आ जाएगा तो वो कितना होगा रिस्क। ठीक है, 100% होगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी, या फिर 50% होगा, 40% होगा, कितना रिस्क होगा। ठीक है, उसकी लाइकलीहुड क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने चांसेस होंगे, उसकी सिवियरिटी क्या होगी रिस्क की। व्हाट विल द डैमेज बी, व्हाट विल द डैमेज बी, अब रिस्क आ गया तो उससे क्या क्या चीजें डैमेज होंगी, क्या क्या हमारे नुकसान हो जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। व्हाट कैन वी डू अबाउट, तो हम फिर कर क्या सकते हैं। ठीक है, रिस्क के लिए मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने माइंड में रखना होता है कि रिस्क आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितनी सिवियरिटी होगी, उसके कितने चांसेस हैं, कितना जो है उससे डैमेज होगा, फिर हम उससे क्या किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर। अच्छा, अब दो तरह के रिस्क होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, हम बात करते हैं दो तरह के रिस्क। एक तो रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है कि हम रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं रिएक्टिवली, और एक है प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। पहले रिएक्टिव देखते हैं। Reactive risk management, project team react to risk when the occur। अब जब रिस्क आपका अकर हो जाएगा, जब रिस्क आपका आ गया है सिस्टम के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आ गया है, उसके बाद उसको रिस्क को जो है कंट्रोल करना या रिस्क को जो है वो कम करना, वो रिएक्टिव रिस्क है। ठीक है, रिएक्टिव मीन्स रिस्क आने के बाद उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, ये रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। मिटिगेशन, प्लान फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन एंटिसिपेशन ऑफ द फायर फाइटिंग। मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन होता है कि जो अब आपका रिस्क आ गया है, उस रिस्क की जो सिवियरिटी है कि रिस्क आपका कितना ज्यादा आया है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, रिस्क की सिवियरिटी को कम करना है, रिस्क के जो इफेक्ट होंगे उनको कम करना है, तो उसको हम मिटिगेशन कहते हैं। उसके लिए जो एडिशनल रिसोर्सेज वगैरह प्लान कर लिए जाते हैं कि अब ये रिस्क आ गया, इसके लिए अगर इन्वायरमेंटल रिस्क है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई टेक्निकल रिस्क है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जिस लिहाज का रिस्क आया होता है उसके लिहाज से एडिशनल रिसोर्सेज वगैरह जो भी अरेंजमेंट्स है वो कर लिए जाते हैं, ताकि रिस्क की जो सिवियरिटी है उसको कम किया जाए और रिस्क का जो लॉस है वो कम से कम आए। ठीक है, फिक्स ऑन फेलियर, रिसोर्सेज आर फाउंड एंड अप्लाइड व्हेन द रिस्क राइट। ठीक है, तो ये क्या फिक्स ऑन फेलियर है कि जब फेलियर आ गया, रिस्क आ गया, उसके बाद हम इसकी फिक्सिंग करते हैं। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है, प्रोएक्टिव, प्रो प्रो मीन्स पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ये क्या, रिस्क आने से पहले उसको रोकना होता है। ठीक है, रिएक्टिव रिस्क आ गया उसके बाद उसके लिए एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, और प्रोएक्टिव मीन्स के रिस्क आने से पहले उसको कंट्रोल किया जाता है। फॉर्मल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म। ठीक है, फॉर्मल रिस्क एनालिसिस जो भी आपके एल्गोरिथम्स है या जो भी आपकी टेक्निक्स है, वो आप फॉर्मली रिस्क को जो है वो चेक करते रहते हैं, रिस्क को एनालाइज करते रहते हैं सिस्टम के अंदर कि क्या रिस्क आने वाला नहीं आने वाला। ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट्स द रूट कॉज ऑफ एरर, जब आप देखते रहते हैं, साथ साथ एनालाइज करते रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये वाले रूट कॉजेज है जिनकी वजह से हमारा रिस्क आ सकता है। फिर जब कॉजेज पता चल जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनिंग रिस्क, examining risk sources that lie beyond the bound of the software। फिर आप ये भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के बाउंड्स के अंदर और बायॉन्ड द सॉफ्टवेयर बाउंड्स जो है कौन कौन से रिस्क आपको आ सकते हैं, आप उनको साथ साथ एनालाइज करते रहते हैं और साथ साथ ही उनको जो है वो सॉल्व करते रहते हैं। डेवलपिंग द स्किल टू मैनेज चेंजेस। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपने स्किल्स वगैरह रखते हैं ताकि जो भी चेंज आए उसको जो है आप मैनेज कर सकें। तो दो तरह की रिस्क मैनेजमेंट है, रिएक्टिव मीन जब रिस्क आ जाए उसके बाद उसके लिए एक्शन परफॉर्म करना, और प्रोएक्टिव रिस्क आने से पहले साथ एनालाइज करते रहना कौन कौन सी रूट कॉजेज है, उनको जो साथ साथ हैंडल कर लेना ताकि रिस्क आपका आ ही ना सके। सॉफ्टवेयर रिस्क,
अब जो भी आपका रिस्क है उसकी जो है वो दो करेक्टरिस्टिक है, एक जो है अनसर्टेनिटी होती है और एक होता है लॉस। अनसर्टेनिटी क्या है? द रिस्क मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, रिस्क है, रिस्क के लिए अनसर्टन है, हमें कुछ भी सर्टन नहीं है, श्योर नहीं है। अनसर्टेनिटी है कि रिस्क आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दैट इज देयर आर नो 100% प्रोबेबल रिस्क। ठीक है, तो कोई भी रिस्क हम ये नहीं कहते 100% प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क आएगा। रिस्क आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एक रिस्क ये क्वालिटी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, अनसर्टन होता है। और दूसरा लॉस, इफ रिस्क बिकम अ रियलिटी अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लॉसेस विल अकर। अगर रिस्क आ जाएगा तो फिर उससे अनवांटेड हमारे कुछ रिजल्ट्स आएंगे या फिर लॉसेस जो है वो होंगे। तो हमारे रिस्क की दो जो है करेक्टरिस्टिक है, एक रिस्क अनसर्टन होता है, कोई श्योरिटी नहीं है, और अगर रिस्क आ जाए तो उससे लॉस भी होता है। अब हम कहते हैं कि जब हमारे पास रिस्क आ जाएगा तो रिस्क की जो है वो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। हमने रिस्क को जो है डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किस किस तरह का हमारे पास रिस्क हो सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट रिस्क है। प्रोजेक्ट टाइप का रिस्क है, उसके अंदर क्या है? प्रोजेक्ट रिस्क थ्रेटन द प्रोजेक्ट प्लान। अगर जो प्रोजेक्ट रिस्क आएगा तो वो आपके प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल प्लान आपने जो स्केड्यूल सेट किया हुआ है उसको थ्रेट करेगा। दैट इज इफ प्रोजेक्ट रिस्क बिकम रियल इट इज लाइकली दैट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल स्लिप एंड दैट कॉस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क क्या है? जो आपके प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर अटैक करता है, जो आपके प्रोजेक्ट प्लान को कंप्लीट नहीं होने देता। आपने जितना टाइम स्पेंड रखा होता है कि इतने टाइम में हमने ये वाला फेज कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये फेज कंप्लीट करना है, वो हम नहीं कर सकते। हमारा स्केड्यूल जो स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफाइज पोटेंशियल बजटरी स्केड्यूल पर्सनल रिसोर्स स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम। मींस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर क्योंकि हमने हर चीज पहले से डिफाइन की होती है, कितना बजट लगेगा, कितना स्केड्यूल लगेगा, कौन कौन से एम्प्लॉयज काम करेंगे। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो है वो स्लिप हो जाता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट साइज और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हम देखते हैं कि हमारे कितनी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिस्क जो आता है ये ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट प्लान को जो है ओवरऑल जो है वो स्लिप कर देता है। टेक्निकल रिस्क कौन से होते हैं? टेक्निकल रिस्क थ्रेटन द क्वालिटी एंड टाइमलाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस। अब टेक्निकल अगर रिस्क आ गया है तो टेक्निकल रिस्क के अंदर हम टेक्निकल रिस्क हमारा किस चीज को थ्रेट करेगा? हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को। फिर अगर टेक्निक ही सही नहीं लगाई, टेक्निकलिटी ही सही नहीं है, टेक्निकल एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, तो ओवरऑल जो हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी होगी वो इफेक्ट होगी। ठीक है, इफ अ टेक्निकल रिस्क बिकम अ रियलिटी इम्प्लीमेंटेशन में बिकम डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल। ठीक है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल रिस्क है, तो उससे क्या है हमारी ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो या तो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, बन भी जाएगी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एरर्स वगैरह आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, टेक्निकल रिस्क की वजह से। तो टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मेंटेनेंस। किसी फेज के अंदर भी जब आ जाए तो वो जो सही तरह से आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने देगी। नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के अंदर क्या होगा कि आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोडक्ट की जो कैपेबिलिटीज है वो उस तरह से नहीं रहेंगी जिस तरह से वो होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो बिजनेस रिस्क को आगे 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो बिजनेस रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर क्या है कि बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सिस्टम दैट नो वन रियली वांट्स। ठीक है, कि आपने इतना अच्छा सिस्टम, ये इतने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जो एक्चुअल में कोई चाहता ही नहीं है, वो फिर आपका क्या सेल आउट नहीं होगा या फिर इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो ये आपका मार्केट रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन जो है आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क हो सकता है। बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट नो लॉन्गर फिट इनटू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी। ठीक है, कि आपने वो प्रोडक्ट तो बना दिया, वो सिस्टम तो बना दिया, लेकिन वो क्या स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से जो सिस्टम के अंदर फिट होना था उस प्रोडक्ट ने वो फिट ही नहीं हो रहा, जिस चीज के लिए वो बनवाया गया था उसके लिए वो काम ही नहीं कर रहा, तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल रिस्क। बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द सेल फोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल। सेल रिस्क कि आपने वो प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन अब सेलिंग डिपार्टमेंट को ही समझ नहीं आ रही तो उसको हमने सेल किस तरह से करना है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि सेल ही नहीं हो रही,
तो वो क्या है, सेल रिस्क आ जाएगा। मैनेजमेंट रिस्क के अंदर आ जाएगा लूजिंग द सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ड्यू टू द चेंज इन फोकस और अ चेंज इन पीपल। अगर आपने ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ लोग चेंज कर दिए हैं या फिर जो एक्चुअली आपकी डायरेक्शन दी गई थी उसको आपने चेंज कर लिया, अपना फोकस अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, जैसा मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट ने कहा था वैसा नहीं किया, थोड़ा सा चेंज करने मॉडिफिकेशन, बेशक वो उसकी अच्छाई के लिए ही किया है, लेकिन क्या है वो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो उस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करेगी जैसे पहले थी, तो मैनेजमेंट का रिस्क भी जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट वन इज बजट रिस्क, लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट। ठीक है, बजट रिस्क जो है आपका किसी भी लेवल पे कोई भी रिस्क आता है उससे आपका टाइम और बजट जो है वो लाजमी स्लिप होगा। ठीक है, तो बजट रिस्क भी आ सकता है इसके अंदर। अच्छा, फिर उस पीछे जो हमने कैटेगरीज पढ़ी उनके अलावा 3 जनरल कैटेगरीज के अंदर हमने रिस्क को जो है वो डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी है? एक है हमारे पास नाउन रिस्क, एक है प्रिडिक्टेबल रिस्क और एक है अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। ये जनरल कैटेगराइजेशन है रिस्क की। Noun risk are those that can be uncovered after careful evaluation of the project plan. ठीक है, अगर हम साथ साथ अपने प्रोजेक्ट प्लान को इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं साथ साथ, तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी रिस्क होंगे, वो साथ साथ हम उनको अनकवर डिस्क्लोज करते रहेंगे कि यहाँ पे ये वाले एरर आ सकते हैं। तो ये जो रिस्क होंगे ये हमारे नाउन रिस्क होंगे, जिनको हमने एनालिसिस करके पता कर लिया कि ये रिस्क आ सकते हैं। उसके अंदर आ सकते हैं अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट, हम कहें कि ये हमने टाइम सही नहीं किया, ठीक है, डिलीवरी डेट ये होनी चाहिए थी, हाँ, उसको फिर हम चेंज कर लेंगे। या फिर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स, या फिर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही नहीं है, सॉफ्टवेयर का स्कोप जो है वो सही तरह से डिफाइन नहीं है, तो ये नाउन रिस्क है। प्रिडिक्टेबल रिस्क कौन से होंगे? प्रिडिक्टेबल रिस्क आर एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। प्रिडिक्टेबल रिस्क होंगे जहाँ पे हम एनालिसिस तो नहीं करें, लेकिन हमने पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट किए हैं जिनकी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये वाले रिस्क जो है वो आ सकते हैं, मीन हम प्रिडिक्शन कर देते हैं। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी ये वाले रिस्क हमारे पास आ सकते हैं। जैसे स्टाफ रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है, पुअर कम्युनिकेशन अगर आपके कस्टमर के साथ है तो उसकी वजह से जो है फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा तो उस तरह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिस तरह से उसको बनना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेबल रिस्क होता है। अनप्रिडिक्टेबल रिस्क आर द जोकर इंडेक्ट, they can or do occur but they can extremely difficult to identify in advance। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रिस्क जो है ये होते हैं, अकर भी हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनसर्टन, बिल्कुल अनसर्टन होते हैं, हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन ये वाले रिस्क आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिंपल सी कैटेगराइजेशन थी रिस्क की। लेकिन हमारी और ऐसी वालों के जो सिलेबस होगा वो तो डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है इसको देख लेते हैं। अच्छा, आपके ख्याल से क्या है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, क्या है और ये कौन सा फील्ड है, कब स्टार्ट होता है मेंटेनेंस? बता दे, कोई और भी बोल लिया करे ऐसी वालों। सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू द एंड यूजर। एक दफा सॉफ्टवेयर आपका बन गया, आपने एंड यूजर को रिलीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो जितना भी वो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसके अंदर जो जो उनसी चीजें नोट की जाएंगी वो सारा उसकी मेंटेनेंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर जो है वो डिप्लॉयमेंट, जो भी फेज होगा नेक्स्ट वो मेंटेनेंस के अंदर सारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि एक दफा यूजर को दे दिया आपका सॉफ्टवेयर रिलीज करके, उसके बाद विद इन अ डे बग रिपोर्ट फिल्टर बैक टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके एंड यूजर ने उस आपके सिस्टम को, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया था उसको यूज किया और एक दिन के अंदर अंदर एक बग रिपोर्ट आपको दे दी। ठीक है, उसके बाद बग रिपोर्ट जिसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह आए होंगे। विद इन अ वीक वन क्लास ऑफ यूजर इंडिकेट दैट द सॉफ्टवेयर मस्ट बी चेंज सो दैट इट कैन अकोमोडेट द स्पेशल नीड ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हफ्ते बाद फिर कुछ यूजर्स ने जो है फिर से एक रिपोर्ट आपको सबमिट करवा दी कि इसके अंदर जो है ये वाली मॉडिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो हमारी स्पेशल जो नीड्स है हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे बिजनेस की, उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, फिर विद इन अ मंथ अनदर कॉर्पोरेट ग्रुप who wanted nothing to do with the software when it was released now recognize that it may provide them with unexpected benefit
they will need a few enhancement to make it work in their world। ठीक है, उसके बाद जो है विद इन अ मंथ एक नई रिपोर्ट आ गई, उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं करना था, लेकिन अब इनको ख्याल आ रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर अगर जो है ये वाले इन्हांसमेंट कर दी जाए, ये वाले मॉड्यूल्स ऐड कर दिए जाए या फिर ये वाली मॉडिफिकेशन कर दी जाए, तो ये जो है एग्जैक्ट हमें जो है एग्जैक्ट हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा और बड़ा बेनिफिशियल होगा। मीन्स के सिस्टम एक दफ़ा यूज़र को मिल गया, उसके बाद यूज़र ने उस सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया और जो यूज़ करते हुए जो चीज़ें वो नोट करता गया वो जो है वो अपना फीडबैक देता गया डेवलपमेंट टीम को, इसके अंदर ये वाली बग रिपोर्ट आई है, ये वाली मॉडिफिकेशन चाहिए, ये वाली स्पेशल नीड्स इसके अंदर जो ऐड करी, तो ये सारा काम जो है आप मेंटेनेंस के अंदर आ गया। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वर्क इज अ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो ये सारा का सारा काम जो मेंटेनेंस के अंदर आ गया। अब मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर एग्जिबिट इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी। अब कहते हैं कि जो मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका ऐसा होना चाहिए मॉड्यूलरिटी बेस्ड। जब मॉड्यूल्स बेस्ड होगा आपका सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर क्या है, उसको मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा। और अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजिंग भी करनी है, तो एक मॉड्यूल के अंदर करेंगे, उससे पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है वो स्टक नहीं होगा। It make use of design pattern that allow ease of understanding। ठीक है, इससे जो है वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग करना, एक पीस को अंडरस्टैंड करना। It has been constructed using a well-defined coding standard and convention, leading to source code that is self-documenting and understandable। अब वो कहते हैं कि आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह कंस्ट्रक्ट इतने वेल डिफाइंड हो, ठीक है, जिन्होंने जो है वो पहले की कन्वेंशन वगैरह उन्हीं को यूज करते हुए इतना अच्छा आपका बना हो कि वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड हो, कि साथ साथ जो काम होता जा रहा है वो खुद से जो है रिकॉर्ड करे, उसको खुद से जो है वो डॉक्यूमेंट करे और अंडरस्टैंडेबल हो। It has undergone a variety of quality assurance techniques that have uncovered potential maintenance problem before software is released। ठीक है, वो कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इतना जो है मेंटेनेबल हो, आपका सॉफ्टवेयर खुद से इतना पावरफुल हो कि ये साथ साथ खुद को मेंटेन करता रहे, जहाँ पे इसको लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो खुद वहाँ पे जो है उसको मेंटेन कर ले। ठीक है, इट हैज बीन क्रिएटेड by software engineer who recognize that they may not be around when changes must be made। ठीक है, अब हर टाइम जब भी चेंज होती है तो आपके पास जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर टाइम पे अवेलेबल हो, तो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैपेबिलिटी हो जो कि साथ साथ आपको इंस्ट्रक्ट करे, आपको हेल्प आउट करे, कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कहीं पे कोई इश्यू आ जाता है तो उसको जो है वो हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये सारा जो है एक अच्छा मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर ही कर सकता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्टेबिलिटी। सॉफ्टवेयर सपोर्टेबिलिटी के अंदर क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्टेबल हो, वो आपके इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। सपोर्ट किस तरह से कर रहा हो? द कैपेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम ओवर इट्स होल प्रोडक्ट लाइफ, कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओवरऑल जितनी भी आपकी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जितने भी फेजेस है उसके अंदर जो है वो सपोर्ट कर रहा हो, ओवरऑल सपोर्ट कर रहा हो हर एक फेज के अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं दिस implies satisfying any necessary need or requirement, but also the provision of equipment, support infrastructure, additional software, facilities, manpower, or any other resources required। मीन्स आपको प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एडिशनल आपने इसके अंदर सोर्सेज ऐड करने, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, जिस चीज़ की आपको फैसिलिटी चाहिए वो चीज़ आपको फैसिलिटेट की जाए। ठीक है, आपको सपोर्ट की जाए ओवरऑल प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है, हर लिहाज से जो है आपको सपोर्ट किया जाए। द सॉफ्टवेयर शुड कंटेन फैसिलिटी टू असिस्ट सपोर्ट पर्सनल व्हेन अ डिफेक्ट इज एनकाउंटर्ड इन द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशनल जो भी आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपके पर्सनल जो वहाँ के एम्प्लॉयज वगैरह है उनकी नीड्स को भी जो है वो फुलफिल किया जाता है, उनको भी जिस चीज़ की जरूरत होती है वो उनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि अगर जो है आपके पर्सनल सही होंगे तो आपका जो है काम भी ठीक होगा। ठीक है, support person should have access to the database that contain record of all defects that have already been encountered, their characteristic, cause and cure। अब ये है कि आप जब आपके पर्सनल जितने भी एम्प्लॉयज हैं वही काम कर रहे हैं, उनको जब फुली सपोर्ट दें, उनको जो है एक्सेस दें डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस जिसके अंदर जो पुराने सारे
जितनी भी एप्स वगैरह आपने बनाई है उनका जो रिकॉर्ड पढ़ो, उनका रिकॉर्ड पढ़ो कि ये वाली इतनी ड्यूरेशन में बनी, इसके ऊपर जो ये वाले जो है बग्स आ गए हैं या फिर ये वाली जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उनको इस तरह से सॉल्व किया था। जब जो है वो पर्सन या फिर एम्प्लॉय वो सारी डिटेल देख लेते हैं, उससे उन्हें आइडिया हो जाता है, उन्हें सपोर्ट मिलती है कि अब हमें ये वाली प्रॉब्लम अगर आई तो हमें इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूरी तरह से जो है आपने यहाँ आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे सपोर्टेबल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल के लिहाज से, टेक्निकल लिहाज से, पर्सनल लिहाज से, हर लिहाज से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हो। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है? री इंजीनियरिंग की टर्म से आपको क्या समझ आ रहा है? री इंजीनियरिंग की पहले से जो बनी हुई चीज है, पहले से जो बना हुआ प्रोडक्ट है या पहले से बनी हुई कोई सिस्टम है, ऐप है, कुछ भी है, उसको री इंजीनियर करना, उसको दोबारा से बनाना। इसका पर्पस क्या है कि जो बनी हुई चीज है उसी को मॉडिफिकेशन करके, उसी को मॉडिफाइड करके, उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके हम उसको जो है एक न्यू पैटर्न दे देते हैं, एक न्यू डिजाइन दे देते हैं, न्यू स्टाइल देते हैं, एक न्यू इन्वायरमेंट के अंदर उसको ले जाते हैं, बजाय इसके जो पहले वाली भी पड़ी रहे और फिर उससे नया वर्जन जो बनाया जाए, बल्कि उसी के अंदर जो है कुछ एडवांसमेंट करके उसको जो है वो री इंजीनियर कर दिया जाता है। अब जब हमने सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करना है, उसके लिए डिफरेंट फेजेस है जिनको जो है हमने देखना है। ठीक है, किस किस चीज को हमें जो है री इंजीनियर करना पड़ता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री भी होती है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, रेवेन्यू देखी जाती है, कोड किया होता है, डाटा होता है, तो इन सारी चीजों को दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो इन्वेंट्री एनालिसिस है। इन्वेंट्री एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ये माइक ऑफ कर ले, मैं विश मेरे ख्याल में आपका है, माइक ऑफ कर लें। इन्वेंट्री एनालिसिस में हम कहते हैं बिल्ड अ टेबल दैट कंटेन ऑल एप्लीकेशन। इन्वेंट्री के अंदर क्या है, किसी भी चीज की इन्वेंट्री है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज है उसकी क्या है, सारा रिकॉर्ड रखा गया होता है। ठीक है, कि कितनी चीजें जो है इसके अंदर पड़ी हुई है, कितनी चीजें जो यहाँ से जा चुकी है, कौन सी नई चीजें हैं, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड होता है। तो हम कहते हैं एक हम टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर जितनी भी हमारी पहले की एप्लीकेशंस हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है हम उस टेबल के अंदर रख लेते हैं। अब उस टेबल के लिए एक हम लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया बना लेते हैं। उस लिस्ट के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे कि हमारे जो इन्वेंट्री के अंदर, हमारे टेबल के अंदर जो एप्लीकेशन पड़ी है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ईयर इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड, कि किस साल के अंदर एप्लीकेशन का नाम क्या है, किस साल के अंदर वो एप्लीकेशन जो है वो बनाई गई है, नंबर ऑफ सब्सटेंटिव चेंजेस मेड टू इट, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की गई है, टोटल एफर्ट अप्लाइड टू मेक चेंजेस, अब वो जो चेंजेस की गई हैं उनके लिए कितनी एफर्ट जो है रिक्वायर्ड थी, कौन कौन सी एफर्ट जो है वहाँ पे की गई है, डेट ऑफ लास्ट सब्सटेंटिव चेंज। ठीक है, उसके अंदर ढेर सारी चेंजिंग की गई है, उनमें से लास्ट वन कौन सा चेंज है, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम उसके अंदर चेंज किया गया है, डेट ऑफ लास्ट सब्सटेंट चेंज के लास्ट चेंज कौन सा किया गया और किस डेट को किया गया है, उसको लिए कितनी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड थी, सिस्टम इन विच इट रिसाइड, वो जो लास्ट एप्लीकेशन जिसके अंदर आपने चेंज किया है वो कौन कौन से सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है, एप्लीकेशन टू विच इट इंटरफेसेस, और उसके अलावा ये किस किस एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब इन्वेंट्री एनालिसिस के अंदर क्या है, हमने कहा कि हमारे सिस्टम की ओवरऑल कौन सी एप्लीकेशन थी, उसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल मेंटेन कर लिया, उस टेबल के लिए एक लिस्ट मेंटेन कर ली, जिस लिस्ट के अंदर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने डाल ली, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द री-इंजीनियरिंग। फिर अब उस टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास सारी एप्लीकेशन आ गई, हमने उनको एनालाइज किया, एनालाइज करके हमने देखा कि इसमें से किस किस एप्लीकेशन को री इंजीनियर करने की जरूरत है। ठीक है, जिस चीज को जरूरत होगी उसको हम री इंजीनियर कर लेंगे और बाकी को जो है एज इट इज जो है वो उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो री इंजीनियरिंग का पहला जो है वो इन्वेंट्री एनालिसिस था। नेक्स्ट जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है। डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या, वीक डॉक्यूमेंटेशन इज द ट्रेडमार्क ऑफ मेनी लीगेसी सिस्टम। लिगेसी सिस्टम कौन से होते हैं, लिगेसी सिस्टम होते हैं हमारे ओल्ड पुराने सिस्टम। ठीक है, आजकल के न्यू वाले तो मॉडर्न हो गए,
लिगेसी सिस्टम होते हैं पुराने वाले। तो वीक डॉक्यूमेंटेशन इज द ट्रेडमार्क ऑफ द मैनी लिगेसी सिस्टम। तो मोस्टली जितने भी हमारे पुराने लिगेसी सिस्टम थे उनकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी वीक थी। पहली बात है कोई डॉक्यूमेंट करते ही नहीं था, बस बना के दे दिया। अगर डॉक्यूमेंटेशन होती भी थी तो बड़ी वीक सी, अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। बट व्हाट डू वी डू अबाउट इट, व्हाट आर आवर ऑप्शन, ठीक है। फिर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर टू टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अगर जो है हम डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए जो पहले से बना हुआ है सिस्टम, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनानी स्टार्ट कर दें, ये तो फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए लग जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, द सिस्टम वर्क वी विल लाइव विद व्हाट वी हैव, इन सम केसेस दिस इज करेक्ट अप्रोच, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो ठीक काम कर रहा है, बस हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। एक तो ये वाला काम चल रहा था, ठीक है। और फिर उसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाए तो वो स्टार्ट से बनाई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अपडेटेड बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है कुछ बनी हुई है, लेकिन जो है उस डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने की जरूरत है, वो जो अपडेटेड नहीं है, कुछ बनी हुई है वही पुरानी पड़ी हुई है, खासा मॉडिफिकेशन नहीं की हुई, उसको अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट जो है एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सिस्टम इज बिजनेस क्रिटिकल एंड मस्ट बी फुली रीडॉक्यूमेंटेड। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम कहते हैं नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो फुली बिजनेस बेस्ड है, इसको हर एक स्टेप के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो फिर रिसोर्सेज कम में ये ज़्यादा जैसे भी हो, लेकिन हमने उसको फुली रीडॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि इनमें से हम जो है फुली डॉक्यूमेंट ना करें, कुछ डॉक्यूमेंट कर लें, या फिर फुली उसको रीडॉक्यूमेंट करें। ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें से आप जो सा ऑप्शन आपको अपने लिहाज से सूटेबल लगता है, अपने इन्वायरमेंट, अपने बिजनेस, अपने एप्लीकेशन के लिहाज से, उसको चूज करके उतना जो है डॉक्यूमेंट उसको री इंजीनियर कर लिया जाता है, उसको दोबारा से बना लिया जाता है, ठीक है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग किसी भी चीज को बनाना, रिवर्स बैकवर्ड बनाना, मीन्स कि ये एक दफा बनी हुई चीज को, ठीक है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना। एक दफा चीज बन गई, आपका प्रोडक्ट बन गया, एंड पे यूज हो रहा है, उसको अब जो है रिवर्स इंजीनियर करना, उसको दोबारा से बनाना, लेकिन उसको बैक एंड से बनाना। वैसे क्या होता है कि हम स्टार्ट से प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इस तरह से फिर इसको आगे लेके आते हैं। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम बैकवर्ड रिवर्स के अंदर जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे एंड पे जो हमारा कोड बना हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, वहां से उठाएंगे और उसको बैकवर्ड लाते लाते अपने रिक्वायरमेंट्स तक लेके आएंगे, ठीक है। मीन्स जो फेजेस हम चलाते हैं उनको बैकवर्ड लेके आना है। जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये डर्टी सोर्स कोड जो आपका हुआ है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनको ये डर्टी सोर्स कोड कह रहा है। उस सोर्स कोड को बने हुए को लिया, उसको रिस्ट्रक्चर किया, उसको क्लीन किया सोर्स कोड को। जब उसको क्लीन किया तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया आपने, एक्सट्रैक्शन कौन कौन सी, उसकी प्रोसेसिंग, उसका इंटरफेस, उसकी डेटाबेस, इन सारी चीजों को जो है वो यहाँ पे चेकआउट किया, उनके जो प्रॉब्लम थे उनको ठीक किया। फिर उससे जो है इनिशियल स्पेसिफिकेशन बना ली। स्पेसिफिकेशन होता है किसी चीज को राइट डाउन करना, ठीक है। उससे जो है यहाँ पे इनिशियल स्पेसिफिकेशन तैयार कर ली, फिर उस स्पेसिफिकेशन को दोबारा से रिफाइन किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन करनी थी वो की, और फिर आपकी फाइनल स्पेसिफिकेशन आ गई। मीन्स वैसे तो ये होता है कि हम जो स्टार्ट प्लानिंग फेज से लाते लाते अपना कोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बने हुए प्रोडक्ट को उठाना है, उसके सोर्स कोड को लेना है, और उससे जो रिस्ट्रक्चर बैकवर्ड उससे आते आते उसको सही करते करते हमने उसकी स्पेसिफिकेशन तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग थी। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम जो स्टार्ट से एंड तक जाते हैं, और रिवर्स के अंदर हम जो है वो एंड से स्टार्ट तक आते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हम उस प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और वापस आते आते हमें एक्चुअल में जो जो प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही होती है उनको सही तरह से अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कोड रिस्ट्रक्चर, कोड रिस्ट्रक्चर के अंदर हम क्या है, सोर्स कोड इज एनालाइज यूजिंग अ रिस्ट्रक्चरिंग टूल। जो सोर्स कोड है उसको एनालाइज किया जाता है। पुअरली डिजाइन कोड सेगमेंट्स आर रीडिजाइन। अब जो जो सा कोड आप देखेंगे, ये सेगमेंट जो सही तरह से डिजाइन नहीं हुआ, ये वाला कोड सेगमेंट जो सही तरह से डिजाइन नहीं हुआ, उसको हम री डिजाइन करेंगे, उस सोर्स कोड को हम दोबारा से डिजाइन करेंगे। वायलेशन ऑफ स्ट्रक्चरिंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर नोटेड
एंड कोड इज देन रीस्ट्रक्चर। फिर देखा जाएगा कि जो आपके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स थे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट्स, अगर उनको फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया, अगर उस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग रूल्स को वायोलेट किया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, उन मॉड्यूल्स को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। The resultant restructured code is reviewed and tested to ensure that no anomalies have been introduced। फिर आपने जो दोबारा से स्ट्रक्चर कर लिया, आप स्ट्रक्चर्ड, आपके पास रीस्ट्रक्चर्ड कोड आ गया है, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, उसको फिर टेस्ट किया जाएगा, ताकि अब इसके अंदर फर्दर कोई एनॉमली, कोई एरर, कोई बग वगैरह वो ना आए, ठीक है। इंटरनल कोड डॉक्यूमेंटेशन इज अपडेटेड। फिर जो कोड आपने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। Data restructuring. Unlike code restructuring, which occur at a relatively low level of abstraction, data structuring is full-scale re-engineering activity। वो कहते हैं कि कोड रिस्ट्रक्चरिंग क्या था, जो कि बहुत डीपर लेवल के अंदर जाके हम कोड को चेंज कर रहे थे, लेकिन डाटा स्ट्रक्चरिंग उस तरह से नहीं है। डाटा स्ट्रक्चरिंग जो है वो फुल स्केल हायर लेवल री इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि कोड के लिए आपको इन डेप्थ लो लेवल डिटेल के अंदर जाना पड़ता है। In most cases, data restructuring begin with the reverse engineering activity, ठीक है। तो डाटा रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये होती ही रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू है, ठीक है, जब हम जो है एंड से स्टार्ट करते हैं और देखते देखते जो है एंड स्टार्ट तक आ जाते हैं। करंट डाटा स्ट्रक्चर इज डिसेक्टेड एंड नेसेसरी डाटा मॉडल आर डिफाइंड। अगर आपका करंट डाटा स्ट्रक्चर जो है आर्किटेक्चर सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम डिसेक्ट कर देते हैं और उसकी जगह जो न्यू डाटा स्ट्रक्चर मॉडल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर data objects and attributes are identified and existing data structure are reviewed for quality, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो हमने उसको चेंज कर लिया, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह, उसके ऑब्जेक्ट्स देख लिए, अगर जो है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहे तो फिर उनको भी रिव्यू किया, ताकि हमारी क्वालिटी किसी तरह से भी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे भी हमें जरूरत है उसके ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स वगैरह चेंज करने की, तो वो भी हमने चेंज कर लिए। व्हेन डाटा स्ट्रक्चर इज वीक, When data structure is weak, the data are re-engineered, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर साथ साथ बता दिया कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है। अगर जो आपका डाटा स्ट्रक्चर वीक है तो उसको ओवरऑल जो री इंजीनियर करने की जरूरत है, उसको हम लाजमी करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर डाटा रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने अपने एप्लीकेशन के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया, उस डाटा स्ट्रक्चर के एट्रीब्यूट्स क्या थे, उसके जो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। अगर जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर वीक है तो मीन उसकी बेस के ऊपर सारा का सारा हमारी आगे इम्प्लीमेंटेशन भी वो वीक ही हुई है, ठीक है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेस होती है। तो इस तरह से हम उसको चेंज कर लेंगे, उसको रिफाइन कर लेंगे, री इंजीनियर कर लेंगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो है वो सिंपल, जिस तरह से हमारी इंजीनियरिंग हो रही है स्टार्ट टू एंड तक, उस तरह से होती है। द कॉस्ट टू मेंटेन one line of source code may be 20 to 40 times the cost of initial development of that line। अब वो कहते हैं कि अगर हम बात करें कि एक सोर्स कोड की लाइन जो है उसको मेंटेन करने के लिए 20 to 40% ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जबकि उसकी मेंटेनेंस, उसकी डेवलपमेंट से ज़्यादा, ठीक है, कि मीन्स डेवलपमेंट पे वन टाइम वो कॉस्ट लगती है, लेकिन उसी डेवलपमेंट के बाद उसके अंदर जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए 20 to 40 टाइम जो है वो एक्स्ट्रा की कॉस्ट लगती है। तो मीन्स अगर डेवलपमेंट ठीक